नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने गुज्जर प्रतिहार पढ़ा, उसके बाद में चौहान पढ़ा, उसके बाद में आज हम आमेर के कछवाहा वंश के जो अंतिम शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने आमेर के शुरुआती शासक पढ़ लिए थे, सवाई प्रताप सिंह, उसके बाद में जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल हमने पढ़ा था। बीच में फिर एक सवाई जय सिंह तृतीय भी आए थे। 1819 से 1835 तक उनका शासनकाल रहा। आज हम आमेर राज्य के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम चरण में है आमेर का कछवाहा वंश। ये हमारा विषय चल रहा था, आमेर राज्य का इतिहास कह सकते हैं, एक ही बात है। और इसमें आज हमारे जो शासक होंगे वो राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय हमारे शासक हैं और इनका शासनकाल रहेगा 1835 से लेकर 1880 तक। लंबी अवधि तक शासनकाल है इनका, लेकिन ये मात्र 16 वर्ष की आयु, 16 माह की आयु में, 16 माह की आयु में शासक बने थे। यानी जब इनकी आयु मात्र 16 महीने थी तभी इनको आमेर का, जयपुर का शासक बनाया गया। अब आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर 16 माह का है तो किस प्रकार से शासन चलाएगा। शासन चलाने में तो पूरी तरह से यह भी हुआ ही है, 1.5 साल का भी नहीं हुआ है। तो इस कारण से जब तक ये वयस्क नहीं हुए तो वयस्क होने तक, यानी जवान होने तक जयपुर का जो प्रशासन था वो मेजर लुडलो ने संभाला था। जब तक राम सिंह द्वितीय वयस्क नहीं हो जाते, जवान नहीं हो जाते हैं, तब तक जयपुर का प्रशासन किन्होंने देखा? तो जयपुर का प्रशासन देखा मेजर जॉन लुडलो ने देखा था। और मेजर जॉन लुडलो ने जब जयपुर का प्रशासन ये देख रहे थे तो इसी दौरान इन्होंने 1844 में समाधि प्रथा और इसके अलावा कन्या वध पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया 1844 ईस्वी में। इसके अलावा और इनके शासनकाल में 1845 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और इसके अलावा फिर 1847 में मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। मुख्य रूप से इन्होंने जयपुर का जो प्रशासन है वो 1843 तक ही संभाला था। उसके बाद में जयपुर के कामकाज में इनकी भूमिका भी रही। तो जयपुर के प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है मेजर लुडलो की। 1844 में इन्होंने समाधि प्रथा, कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया कि किसी भी प्रकार से जो भी समाधि प्रथाएं होती हैं या कन्याओं का वध किया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था रियासतों में नहीं होगी। जयपुर में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी इसने। 1845 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। 1847 में मानव का जो वस्तुओं के समान खरीद फरोख्त बिक्री होती है, इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसको प्रतिबंधित कर दिया। किसने? मेजर लुडलो ने। और उसके पश्चात राम सिंह द्वितीय के हाथ में शासन की बागडोर आ गई। 1845 ईस्वी के लगभग आ गई थी। तो इन्होंने, राम सिंह द्वितीय ने 1845 में महाराजा कॉलेज, जयपुर में किसकी स्थापना की? महाराजा कॉलेज
और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की क्या की स्थापना। तो जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस शासक ने की? राम सिंह द्वितीय ने की। कब? 1845 में। उसके बाद में हम इनके शासनकाल को आगे बढ़ाते हैं और आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। भारत में स्वतंत्रता के लिए किया गया जो पहला प्रयास था वो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये असफल रहा, एक बड़ा प्रयास किया भारतीयों ने। तो 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा की थी। अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा। सहयोग किया। यानी 1857 की क्रांति में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की तन मन धन से। कहा जाता है कि जयपुर की जनता ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी वो क्रांतिकारियों के साथ में नहीं थी, यहाँ की जनता और यहाँ का शासक। इस बात से अंग्रेज काफी प्रसन्न हुए क्योंकि इनको पता है कि मददगार साबित हुए राम सिंह द्वितीय और यहाँ की जनता। तो अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद यानी हिंदुस्तान का सितारा। सितार ए हिंद की उपाधि दी। और इसके अलावा कोटपुतली परगना, इनको क्या सौंपा गया? कोटपुतली परगना उपहार में दिया अंग्रेजों ने। यानी 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों का साथ दिया राम सिंह द्वितीय ने और जयपुर की जनता ने, तो अंग्रेजों ने इनको सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा और कोटपुतली परगना उपहार में यानी गिफ्ट में दे दिया राम सिंह द्वितीय को। 1857 की क्रांति दोस्तों आपको पता है कि इस प्रकार के जो हमारे जयपुर के राजा हुए, उन्होंने भी आपको पता है अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। तो भारतवर्ष के कई ऐसे राजा थे, सम्राट थे, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे ये भी एक प्रमुख कारण रहे थे, क्योंकि भरपूर सहयोग जितना क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण से भी ये क्रांति के लिए किया गया पहला प्रयास क्या हो गया था? असफल हो गया था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं 1857 में राम सिंह द्वितीय ने 1857 में राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की और उसका वर्तमान में मदरसा ए हुनरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो 1857 में जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना भी किसने की थी? जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने की थी, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया है। तो ये इनके शासनकाल के बारे में बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में 1870 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे, वायसराय मेयो, लॉर्ड मेयो। उन्होंने जयपुर और अजमेर की यात्रा की। जयपुर अजमेर की क्या की थी? यात्रा की थी।
भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1870 में जयपुर और अजमेर की यात्रा की थी और 1870 के जयपुर दरबार में मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापित करने की घोषणा की। स्थापित करने की क्या की थी? घोषणा की थी। और इसके पीछे राम सिंह द्वितीय की ही पहल मानी जाती है कि 1870 में वायसराय मेयो ने जयपुर अजमेर की यात्रा की। जयपुर में वायसराय का दरबार लगा उस समय, तो उसमें अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई मेयो के द्वारा। उसके पीछे राम सिंह द्वितीय का ही प्रमुख योगदान माना जाता है। मेयो कॉलेज की फिर स्थापना हुई कब? 1875 में। कब हुई? 1875 में हुई थी। ठीक है, 1875-76 ध्यान रखेंगे आप। मेयो कॉलेज के अजमेर में स्थापना हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे कौन? राम सिंह द्वितीय। उसके बाद में राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की ये भी बातें ध्यान रखेंगे। इन्होंने जयपुर में रामबाग पैलेस, इसके अलावा रामनिवास बाग 1868 में बनवाया इन्होंने। इसके अलावा रामगढ़ बांध और जयपुर जंतुआलय की क्या की थी? स्थापना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इनके शासनकाल की ये कुछ प्रमुख बातें हैं। रामबाग पैलेस, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध और जयपुर जंतुआलय की स्थापना भी किस कछुआ शासक के समय हुई? तो राम सिंह द्वितीय के काल में ही हुई थी। इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की गई। और 1866 में जयपुर में, ये भी काफी मोस्ट है, 1866 में जयपुर में कांतिचंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय की स्थापना, महिला विद्यालय खोला। ये भी ध्यान रखेंगे। 1866 में जयपुर में कांतिचंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय स्थापित किया और यहाँ पर जो बालिकाएं होती थी उन बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सिखाई जाती थी। सिखाई जाती थी। 1866 में राम सिंह द्वितीय के काल में ही जयपुर में कांतिचंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय स्थापित किया, जहां पर जो बालिकाएं होती थी, छोटी उम्र की बालिकाएं, उनको सिलाई का कार्य सिखाया जाता था। तो राजस्थान में किसी रियासत में महिला शिक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम, तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी रियासत में, राजपूताने की किसी रियासत में महिला शिक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम साबित हुआ कांतिचंद मुखर्जी का, जो जयपुर में इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय स्थापित किया, जहां बालिकाओं को सिलाई का कार्य सिखाया जाता था। तो ये भी राम सिंह द्वितीय के प्रयासों से ही, राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर में हुआ। उसके बाद में आगे आता है 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के
जयपुर आगमन, प्रिंस अल्बर्ट यानी प्रिंस ऑफ वेल्स, इनके आगमन पर, इनकी अगुवाई में इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से, गुलाबी रंग या गेरुआ रंग कह सकते हैं, गेरुआ रंग से पुतवाया। तो कई एग्जाम्स में ये प्रश्न आया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया? राम सिंह द्वितीय ने। और ऐसा क्यों किया? प्रिंस वेल्स के जयपुर आगमन पर उनकी खुशी में इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। तो गुलाबी रंग से पुतवाया, इस कारण जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी, या आप कह सकते हैं पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। तो पिंक सिटी का उल्लेख आपको पता है, ब्रिटिश पत्रकार है स्टैनले रीड। स्टैनले रीड, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक कौन सी थी? द रॉयल टाउन ऑफ द इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसमें पिंक सिटी शब्द का उल्लेख मिलता है जयपुर के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रिंस अल्बर्ट के 1876 में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से पुतवाया, और इस कारण से जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड की पुस्तक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है। आगे हम देखते हैं 1876 में प्रिंस अल्बर्ट आए। तो प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर इन्होंने इनके हाथों से, प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से ही अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास, क्या करवाया? शिलान्यास। तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा किया गया। कब? 1876 में। ठीक है, अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास कर दिया 1876 में। इनके बारे में, अल्बर्ट हॉल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां यहाँ देखेंगे आप। अल्बर्ट हॉल ये हिंदू इस्लामिक और ईसाई शैली में निर्मित है। अल्बर्ट हॉल किस में निर्मित है? हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैली। तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू राजा थे जयपुर के, इस्लामिक यानी इनके ऊपर मुगलों का प्रभाव था, ईसाई का मतलब अंग्रेजों की प्रमुख भूमिका थी, अंग्रेजों के संरक्षण में ये कार्य कर रहे थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ में इन्होंने संधि कर ली थी। तो जो कोई भी निर्माण कार्य होगा वो आपको पता है, इनको ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैली में निर्मित किया गया जयपुर में अल्बर्ट हॉल। इसकी नींव रखी प्रिंस अल्बर्ट ने 1876 में। और इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार सर स्टीवन जेकब इसका क्या था? वास्तुकार था। और अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अल्बर्ट हॉल की जो आकृति है लंदन के ओपेरा हाउस के समान है, जिसकी आकृति है पिरामिडाकार। कैसी है? पिरामिडाकार। तो ये बातें भी अल्बर्ट हॉल के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास कर दिया किसने? प्रिंस अल्बर्ट ने।
उसके बाद में हम आगे देखते हैं राम सिंह द्वितीय का जो काल है, राम सिंह द्वितीय का काल। तो राम सिंह द्वितीय का काल ब्लू पोट्री का, ब्लू पोट्री का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। तो किस शासक का काल ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है? राम सिंह द्वितीय का काल। क्योंकि ब्लू पोट्री आपको पता है मान सिंह लेकर आए थे लाहौर से आमेर में, और सबसे ज्यादा विकास हुआ किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। तो राम सिंह द्वितीय का काल ब्लू पोट्री का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। उसके बाद में राम सिंह द्वितीय ने 1878 में भारत राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर, उसका नाम था राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की। 1878 में राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान का पहला फारसी थिएटर स्थापित करवाया। उसका नाम क्या था? राम प्रकाश थिएटर। और ये राम प्रकाश थिएटर उत्तरी भारत का पहला फारसी रंगमंच क्या था? पहला फारसी रंगमंच था। तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। और राम सिंह द्वितीय के काल में सबसे ज्यादा जो भाषा, संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग, राम सिंह जो द्वितीय थे इनका काल क्या रहा? संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग रहा। यानी संस्कृत भाषा को काफी ज्यादा क्या मिला? महत्व मिला इनके काल में। तो संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस शासक का काल रहा? राम सिंह द्वितीय का काल। और संस्कृत भाषा पर चर्चा करने हेतु इन्होंने जयपुर में मौज मंदिर की स्थापना की। जयपुर में क्या स्थापित करवाया? मौज मंदिर। तो संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिली राम सिंह द्वितीय के काल में। तो इस कारण से संस्कृत भाषा का स्वर्णयुग कहलाता है इनका काल। और संस्कृत भाषा पर चर्चा करने हेतु इन्होंने जयपुर में किसकी स्थापना करवाई? मौज मंदिर की स्थापना करवाई। और विद्वानों को जयपुर में काफी संरक्षण मिला। विद्वानों को संरक्षण मिलने के कारण जयपुर को दूसरा काशी कहा जाने लगा। जयपुर क्या कहलाया? दूसरा काशी। तो किस शासक के काल में जयपुर को दूसरा काशी के रूप में जाना गया? तो राम सिंह द्वितीय के काल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विद्वानों को क्या मिल रहा था? संरक्षण मिल रहा था। तो इस कारण जयपुर दूसरा काशी के रूप में भी क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और इनके शासनकाल में, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर आए। 3 बार कहाँ आए? जयपुर आए। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किस शासक के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर की यात्रा करते हैं, जयपुर यात्रा पर आए? तो राम सिंह द्वितीय के काल में। और फिर राम सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है 1880 में। मृत्यु कब हुई? 1880 में। और ये मृत्यु हुई इनकी निसंतान, यानी इनके कोई
संतान नहीं थी। ठीक है, आगे जो शासक होंगे उनके किसी के भी, जो कहने का मतलब इनके बाद में आएंगे, वो भी निसंतान ही रहेंगे, माधो सिंह द्वितीय। तो 1880 में इनकी मृत्यु क्या हुई, निसंतान, यानी इनके कोई पुत्र नहीं था। ये जानकारी थी राम सिंह द्वितीय के बारे में। एक बार पुनः हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि सभी प्रकार का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो। राम सिंह द्वितीय आज हमारे जयपुर के आमेर वंश, जो कछवा वंश के शासक हैं, उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। 1835 से 1880 के बीच में इनका कार्यकाल रहा और मात्र 16 माह की आयु में ये आमेर या जयपुर के शासक बने। और जब तक जवान नहीं हो जाते, शासन की बागडोर संभालने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक जयपुर का प्रशासन, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे मेजर जॉन लुडलो, अंग्रेजों के अधिकारी हुआ करते थे प्रत्येक रियासत में, आपको पता है। तो मेजर लुडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला और मेजर लुडलो ने 1844 में समाधि प्रथा और कन्यावध पर क्या लगाया, प्रतिबंध। केवल जयपुर राज्य में समाधि प्रथा और कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। किसके प्रयासों से, जॉन लुडलो के प्रयासों से। 1845 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, रोक लगा दी। 1847 में मानव दुर्व्यापार पर भी इन्होंने क्या लगाया, रोक लगाई थी। दहेज प्रथा पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई जॉन लुडलो ने, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे, ये छूट गई थी। जब ये वयस्क होते हैं तो 1845 में शासन की बागडोर राम सिंह द्वितीय स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। 1845 में महाराजा कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जयपुर में। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा और सहयोग किया राम सिंह द्वितीय ने। इससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा राजी होकर, प्रसन्न होकर सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं राम सिंह द्वितीय को। और कोटपुतली परगना क्या देते हैं, जागीर, जो कोटपुतली परगना था वो उपहार में दे देते हैं राम सिंह द्वितीय को। 1857 में जयपुर में मदरसा ए हुंडी की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने करवाई, जिसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1857 में ही राम सिंह द्वितीय ने ऐसा कार्य किया था, मदरसा ए हुंडी। 1870 में तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने जयपुर और अजमेर की यात्रा की। तो 1870 में जो जयपुर में दरबार लगाया इनके लिए, उसमें मेयो ने राम सिंह द्वितीय की पहल पर ही अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित करने की क्या की, घोषणा की। और इनके प्रयासों से फिर मेयो कॉलेज की अजमेर में स्थापना हुई 1875-76 में। और इन्होंने जयपुर में रामबाग पैलेस, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध और जयपुर जंतुआलय जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना की। 1866 में इंपॉर्टेंट बात है, राम सिंह द्वितीय के शासन काल में ही जयपुर में कांति चंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय खोला एक, और यहाँ बालिकाओं को सिलाई का कार्य सिखाया जाता था। तो किसी रियासत में महिला शिक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम साबित हुआ ये। किसी भी रियासत में इस प्रकार का कोई कार्य पहले नहीं हुआ था महिलाओं की शिक्षा को लेकर, पहली बार जयपुर रियासत में हुआ राम सिंह द्वितीय के काल में। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो प्रिंस अल्बर्ट थे वो जयपुर आए, और उनके आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से पुतवाया। इस कारण से जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। पिंक सिटी नाम सबसे पहले हमें ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड की जो पुस्तक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसमें इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। और प्रिंस अल्बर्ट के हाथों ही जयपुर में इन्होंने अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास करवाया, उसकी नींव रखी गई अल्बर्ट हॉल की। और इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें यह है कि यह हिंदू इस्लामिक ईसाई शैली में निर्मित किया गया है। इसका वास्तुकार सर स्टीवन जेकब एक अंग्रेजी था। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी आकृति लंदन के ओपेरा हाउस जैसी है, पिरामिडाकार। इसके अलावा
राम सिंह द्वितीय का जो काल है वो ब्लू पोर्ट्री का स्वर्ण काल कहलाता है। ब्लू पोर्ट्री की हमारे राजस्थान में लेकर आए लाहौर से मानसिंह, राजा मानसिंह जो आमेर के शासक थे, इनके पूर्वज वही लेकर आए थे, जिनको आगे बढ़ाया राम सिंह द्वितीय ने। और 1878 में राम सिंह द्वितीय ने ही राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर में की, जो उत्तरी भारत का पहला फारसी रंगमंच कहलाता है। उसके बाद में इनके शासनकाल में संस्कृत भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व मिला। संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग कहलाया इनका काल। और संस्कृत भाषा पर चर्चा करने के लिए ही इन्होंने जयपुर में मौज मंदिर स्थापित करवाया। और इनके काल में अधिकतर विद्वानों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों को जयपुर में संरक्षण मिला। इस कारण से जयपुर दूसरा काशी के रूप में जाना गया। और जब राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था जयपुर में, तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर की यात्रा पर आए थे। और 1880 में इनकी निसंतान क्या होती है, मृत्यु होती है। ये कुछ बातें थी प्रमुख रूप से राम सिंह द्वितीय के बारे में। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे जो शासक होंगे वो होंगे माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह प्रथम हमने पहले पढ़ लिया था, स्वाई माधो सिंह द्वितीय। और इनका शासनकाल होगा 1880 से 1922। 1880 से 1922 इनका शासनकाल होगा। और इनके बारे में ये प्रमुख बात यह है कि ये राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। राम सिंह द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र, यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे माधो सिंह द्वितीय। और इनका जो उपनाम मिलता है वो मिलता है बब्बर शेर। किस नाम से जाने जाते थे, बब्बर शेर के नाम से जाने जाते थे। माधो सिंह द्वितीय के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो महामना थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भारतवर्ष में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जब ये बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, जिनको अंग्रेजी में आप शॉर्ट में कह सकते हैं BHU की स्थापना कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, तो इनके पास में धन की कमी पड़ी, क्योंकि आपको पता है बड़ा एक संस्थान स्थापित किया जा रहा था इनके प्रयासों से। तो तत्कालीन समय में धन काफ़ी कम था इनके पास में, तो विभिन्न राजाओं से इन्होंने सहयोग लिया। और इसी कड़ी में इन्होंने जयपुर के तत्कालीन शासक माधो सिंह द्वितीय का सहयोग लिया, आर्थिक रूप से सहयोग मांगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, BHU की स्थापना में मदन मोहन मालवीय को इन्होंने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिए, डोनेट किया था इन्होंने एक तरह से, ऐसे माने। यानी BHU की स्थापना में माधो सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय को कितने रुपए की भेंट की, 5 लाख रुपए की। उसके बाद में माधो सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। मुबारक महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। मुबारक महल निर्मित करवाया माधो सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस में। और इस मुबारक महल को हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैली में निर्मित किया गया है, ईसाई शैली में। और फिर आगे जाकर जो आगे राजा होंगे मानसिंह द्वितीय, वो इसको सिटी पैलेस म्यूजियम का हिस्सा बना देंगे। किसको, मुबारक महल को। तो ध्यान रखेंगे, मुबारक महल का निर्माण किस कछुआ शासक ने करवाया, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहाँ पर, जयपुर के सिटी पैलेस में। और उसके बाद में इनकी अगली बात आती है, इन्होंने अपनी
अपनी 9 पासवान रानियों के लिए अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में या कह सकते हैं सुदर्शनगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल निर्मित करवाए। तो माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में या सुदर्शनगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो ये भी बातें आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी होंगी। इन्होंने सिटी पैलेस में या इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, चांदी के 2 बड़े जलपात्रों का निर्माण करवाया। चांदी के 2 जलपात्रों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये जो चांदी के 2 जलपात्र हैं, ये संसार के सबसे बड़े चांदी के जलपात्र हैं। तो ये भी किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। चांदी के 2 जलपात्रों का निर्माण करवाया। इनको संसार के सबसे बड़े चांदी के जलपात्र माना जाता है और इन जलपात्रों को इन्होंने सिटी पैलेस में रखवाया है। सिटी पैलेस में कहाँ पर रखवाया? सिटी पैलेस में रखवाया है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब ये 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। तो अपने साथ में ये 2 चांदी के जलपात्र भी लेकर गए थे। ये भी ध्यान रखेंगे। 1902 में जब एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए ये इंग्लैंड गए थे, तो अपने साथ में अपने बनाए हुए चांदी के 2 बड़े जलपात्र भी लेकर गए थे। उनको जल से भरकर लेकर गए थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि वो प्रदूषित जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ का जल क्या था? इनकी नज़र में प्रदूषित था। तो 2 जलपात्र यहाँ से भरकर अपने साथ में लेकर गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने के उपलक्ष्य में, जब वो इंग्लैंड गए थे तब। और उसके बाद में इनके शासनकाल में, मोस्ट बात है, इनके शासनकाल में, जब इनका शासनकाल था तो जयपुर में 1904 में डाक और पोस्टकार्ड डाक टिकट और पोस्टकार्ड सेवा की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो राजपुताने की प्रथम रियासत जिसमें इस प्रकार की सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, तो जयपुर में 1904 में डाक टिकट और पोस्टकार्ड सेवा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? माधो सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। तो राजपुताने की यह प्रथम रियासत साबित हुई जहां पर इस प्रकार की सेवा शुरू की गई थी। और इनके काल में ब्रजवल्लभ कवि ने जयपुर बहार ग्रंथ की रचना की।
किसने लिखा? ब्रज वल्लभ कवि ने लिखा था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु 1922 में। मृत्यु कब हुई? 1922 में। और इनकी मृत्यु भी क्या हुई? निसंतान, यानी इनके भी कोई पुत्र नहीं था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। 5-7 बातें हैं, कोई विशेष बातें नहीं है। 1880 से 1922 तक माधो सिंह द्वितीय का काल। राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ये, और इनका उपनाम बब्बर शेर के नाम से ये जाने जाते हैं। उपनाम था इनका बब्बर शेर। और महामना जो मदन मोहन मालवीय हैं, वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित भी हैं, आपको पता है। तो जब महामना मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, BHU की स्थापना कर रहे थे, तो उसमें आर्थिक सहयोग दिया माधो सिंह द्वितीय ने, और अपनी तरफ से 5 लाख रुपए दिए थे। ये ध्यान रखना है। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया, और यह मुबारक महल हिंदू इस्लामिक ईसाई शैली में निर्मित किया गया है। और फिर आगे जाकर जो मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक बनेंगे, वो मुबारक महल को सिटी पैलेस का ही, सिटी पैलेस जो म्यूजियम है उसका हिस्सा बना देंगे। इन्होंने अपनी 9 पासवान रानियों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया नाहरगढ़ दुर्ग में, और चांदी के 2 बड़े जलपात्रों का निर्माण करवाया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये संसार के सबसे बड़े चांदी के जलपात्र हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं वर्तमान में? सिटी पैलेस में। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए लंदन गए थे, तो अपने साथ में चांदी के जलपात्र लेकर गए थे, और उनमें जल भरकर लेकर गया। कौन? माधो सिंह द्वितीय। और मोस्ट बात यह है कि 1904 में जयपुर में डाक टिकट और पोस्टकार्ड सेवा की शुरुआत माधो सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। तो राजपूतानी की ऐसी पहली रियासत जहां पर डाक टिकट और पोस्टकार्ड सेवा की शुरुआत हुई, तो वो थी जयपुर रियासत या आमेर रियासत। पहला राजा था ऐसी सेवा शुरू करने वाला, पहला शासक था कौन? माधो सिंह द्वितीय। और ब्रज वल्लभ कवि ने इनके शासनकाल में जयपुर बहार नामक एक ग्रंथ लिखा था, और 1922 में इनकी निसंतान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे, अंतिम जो राजा होंगे, वो स्वाभिमान सिंह द्वितीय। स्वाभिमान सिंह द्वितीय, और इनका शासनकाल रहेगा 1922 से लेकर 1956 तक, यानी जब तक राजस्थान का निर्माण नहीं हो जाता है, एकीकरण का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक ये जयपुर के क्या रहेंगे? राजा रहेंगे। तो स्वाभिमान सिंह द्वितीय का शासनकाल 1922 से 1956 तक रहा। और ये भी माधो सिंह द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र। माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और जब ये 1922 में राजा बनते हैं आमेर के, तो 1924 में इनके शासनकाल में जयपुर में आबकारी विभाग किसकी स्थापना हुई? आबकारी विभाग की स्थापना हुई। 1924 में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। और इसके बाद में और देखें तो 1942 में राजस्व मंडल, 1942 में ही हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट पूरे राजपूताना का नहीं है, पहले अलग अलग रियासतों में अपने अलग अलग हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो जयपुर रियासत में भी हाई कोर्ट की स्थापना 1942 में मानसिंह द्वितीय के काल में ही हुई। तो इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई। 1924 में आबकारी विभाग की स्थापना हुई, 1942 में राजस्व मंडल और हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर हुई? जयपुर में। और मानसिंह द्वितीय ने 1943 में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया। राजकीय भाषा घोषित की। हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया कि शासक ने? मानसिंह द्वितीय ने। और इनके शासनकाल में ही जयपुर में 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर में।
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था कब? दिसंबर में। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। जयपुर में हुआ। और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये भी ध्यान रखना है, पट्टाभी सितार मैया ने। पट्टाभी सितार मैया। और ये जो अधिवेशन है अपनी शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध था। उस समय भी जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। तो 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर में और उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सितार मैया ने की थी। आज़ादी के बाद का अधिवेशन है और ये अधिवेशन अपनी शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध रहा। और बात कर रहे हैं हम मानसिंह द्वितीय की, तो ये स्पेन में भारत के राजदूत रहे। भारत के क्या रहे? राजदूत। स्पेन में भारत के राजदूत रहे। और उसके बाद में 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। व्रत राजस्थान के राज प्रमुख बने, इस प्रकार से कह सकते हैं। जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, राजस्थान की रियासतों को एक करके एक संगठन, कहने का मतलब अखंड राजस्थान बनाया जा रहा था। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में, कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में व्रत राजस्थान के इनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया, जो 1 नवंबर 1956 तक रहे। फिर ये राज प्रमुख जो पद थे वो समाप्त कर दिए गए और आपको पता है राज्यपाल का पद आ गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? तो ये बने जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय। कब तक रहे? 1 नवंबर 1956 तक रहे। स्पेन में इनको भारत का क्या बनाया गया था? राजदूत बनाया गया था। और विश्व के क्या थे? सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ी, यानी कहने का मतलब जो दुनिया के उस समय में पोलो के खिलाड़ी हुआ करते थे उनमें मानसिंह द्वितीय भी एक हुआ करते थे दुनिया भर में, यानी पोलो के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे। और अंत में फिर इनकी मृत्यु भी पोलो के कारण ही होगी। कैसे होगी? 1970 में लंदन में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ियों में से एक मानसिंह द्वितीय जयपुर के राजा 1970 में लंदन में पोलो खेलने के लिए गए और वहां पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाते हैं और इस कारण से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मानसिंह द्वितीय का विवाह किसके साथ में हुआ था? ये भी ध्यान रख लें। मानसिंह द्वितीय का विवाह हुआ किसके साथ में? गायत्री देवी। और ये कूच बिहार कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। वहाँ की राजकुमारी थी।
या राजकुमारी कह सकते हैं। मानसिंह द्वितीय का विवाह गायत्री देवी के साथ में हुआ, जो कूच बिहार की रहने वाली थी या कूच बिहार पश्चिम बंगाल की राजकुमारी थी। गायत्री देवी राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद, ये स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार रही थी और ये 3 बार सांसद रही। कितनी बार? 3 बार। तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद का नाम क्या था? तो गायत्री देवी। कितनी बार ये सांसद के रूप में कार्य करती हैं? तो 3 बार। और राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 1976 में। कब लिखी? 1976 में। और उसका नाम था ए प्रिंसेस रिमेंबर। तो 1976 में गायत्री देवी ने अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी, ए प्रिंसेस रिमेंबर्स। तो ऐसा करने वाली भी राजस्थान की प्रथम महिला थी। कौन? गायत्री देवी। और राजस्थान में ये भी आप ध्यान रख लेंगे, बेसिकली कोई विशेष बात नहीं है। पहली बार मर्सिडीज जो कार थी, मर्सिडीज कार पहली बार राजस्थान में कौन लेकर आई? तो गायत्री देवी ही लेकर आई थी। ये भी इनके बारे में एक छोटी सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। ध्यान रखें तो रखें, वरना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मानसिंह द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। 1922 से 1956 तक इनका शासनकाल रहेगा। माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1924 में इन्होंने जयपुर में आबकारी विभाग की स्थापना की। 1942 में राजस्व मंडल और हाईकोर्ट की स्थापना जयपुर में इनके शासनकाल में ही हुई। 1943 में हिंदी को इन्होंने राजकीय भाषा घोषित किया। और 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सितार मैया ने की, जो अधिवेशन अपनी शान और शौकत के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये स्पेन में भारत के राजदूत रहे। और राजस्थान के एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को जो चतुर्थ चरण चल रहा था, उसमें व्रत राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए मानसिंह द्वितीय, जो 1 नवंबर 1956 तक रहे थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ियों में से एक रहे मानसिंह द्वितीय। और अंत में फिर 1970 में लंदन में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मानसिंह द्वितीय का विवाह किसके साथ में हुआ? गायत्री देवी के साथ में। कूच बिहार पश्चिम बंगाल की राजकुमारी थी ये, और राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद रही है। 3 बार ये संसद में गई। और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 1976 में, प्रिंसेस रिमेंबर्स। और राजस्थान में पहली बार मर्सिडीज जो गाड़ी है, कार है, वो लेकर आने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? गायत्री देवी को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आमेर राज्य का कछवा वंश का इतिहास। मेरे दृष्टिकोण से आपने सभी राजाओं के बारे में गहन तथ्यों को जाना है, अध्ययन किया है। कोई विशेष तथ्य आए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक अपने विषय को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए वंश के इतिहास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।